वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को सीरीज को लेकर चल रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में हमने भारत के द्वीपीय प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। यानी भारत का जो इसके प्रीवियस जो चैप्टर था, भारत की भूगर्भिक संरचना का हमने कम्प्लीटली अध्ययन कर लिया था। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अपवाह तंत्र में भारत में बहने वाली जितनी भी छोटी बड़ी नदियां हैं, सारी नदियों का अध्ययन हम करेंगे। लेकिन उसे करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूं। और बेसिक जो कंसेप्ट हमारा रहता है, प्रत्येक लेक्चर के स्टार्टिंग वाला जो 5 मिनट होता है, जो अपना केवल कंसेप्ट पे हम फोकस करते हैं, उस कंसेप्ट से भी बात करते हैं। सबसे पहले भारत में नदियों के वितरण के बारे में बात करेंगे। भारत में नदियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक नदियों में कौन सी नदियों का जो तंत्र है इंपॉर्टेंट है, उस नदियों का अध्ययन किया जाएगा। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द पर्पज ऑफ यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरओ, एआरओ, एसएससी एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिया। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाले हैं क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। आइए और इसी श्रेणी को और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले फिर वही बात, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप अपने सजेशन को भेज सकते हैं, या कंटेंट में कोई इशू है तो कंटेंट से रिलेटेड आप किसी चीज़ को वहाँ पे टेक्स्ट करके भेज सकते हैं। हाँ सर, कंटेंट में ये प्रॉब्लम है, मैं उसको सुधारूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर अधिक से अधिक बढ़े। आइए बात करते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह होता क्या है और तंत्र क्या होता है। सबसे पहले अपवाह के बारे में समझते हैं। जब कोई एक नदी किसी उद्गम स्थान से निकलती है और निकल के मुहाने पे जहाँ पे अपने पानी को गिराती है, इस बीच वाले रास्ते में जितने भी इस नदी के जो लेंथ है और जिस रास्ते से आती है वो टोटल अपवाह कहलाता है। ठीक है, अपवाह यानी उसी रास्ते बह रही है, वो अपवाह हो गया। और उस नदी के बहने के क्रम में उत्तर साइड से, दक्षिण साइड से या उसके दाएं साइड से या उसके बाएं साइड से जितनी भी नदियां आके उसमें अपने पानी को मिला देती है, बाकी जितना भी उस सहायक नदियों से रिलेटेड और उस मेन नदी से रिलेटेड जितना भी वो क्षेत्र क्रिएट होता है, उस पूरे क्षेत्र को अपवाह तंत्र बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एक शब्द होता है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज बेसिन। यानी ड्रेनेज आपने समझा, अपवाह क्या होता है। एक प्रॉपर जो मेन नदी है, कहाँ से उद्गम है, कहाँ उसका मुहाना है, उस टोटल लेंथ वाली को ही हम अपवाह बोलते हैं। लेकिन उस मेन रिवर में उसकी अनेक सहायक नदियां या उसके ऊपर यानी दाएं साइड से या नीचे यानी बाएं साइड से आके उसमें मिलाती हैं, और टोटल जितना भी एरिया कवर करता है उस टोटल एरिया को ही ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कैसे अपवाह तंत्र, एक नदी निकलती है फिर उसकी कैसे सब्सिडरी सहायक नदियां, फिर दूसरे साइड से आने वाली नदियां, वो टोटल एक क्षेत्र क्रिएट करता है, एक उसका पूरा क्षेत्र होता है। और उस क्षेत्र में पानी का जो मात्रा होता है, पर्याप्त मात्रा में पानी उस रेंज वाले क्षेत्र में होती है, वही उसका अपवाह तंत्र कहलाता है। ये था बेसिक। जल प्रवाह प्रणाली को, वाहिकाओं के जाल को, वाहिकाओं के जाल को क्या, उससे जितनी भी सहायक नदियां हैं छोटी से बड़ी, वो एक जाल बनाती हैं, एक जाल बनाती है। उस जाल का टोटल सिस्टम को, उस टोटल सिस्टम को, जितना उस सिस्टम उस जाल फैला है जहां जहां, उस सिस्टम को ही हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। आई होप समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। आप इमेज में भी एक बार देख सकते हैं और कैसे अपवाह तंत्र कैसे कार्य करता है। पिक के माध्यम से आपको काफी क्लियर समझ में आता है, इसलिए मैं पिक प्रत्येक वीडियो प्रत्येक लेक्चर में प्रोवाइड कराता हूँ। आइए बात करते हैं फिर अपवाह जो तंत्र होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसमें कौन से फैक्टर होते हैं, कौन से कारक होते हैं जो अपवाह तंत्र को निर्धारित करते हैं। कौन से फैक्टर होते हैं जो अपवाह तंत्र को निर्धारित करते हैं, आइए देखते हैं। अगर वो फैक्टर न रहे तो अपवाह तंत्र कहलाने लायक नहीं रहता है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं। भूवैज्ञानिक समयावधिक चट्टानों की प्रकृति, जो नदी बह रही है, जिस साइड से बह रही है, जिस क्षेत्र से बह रही है, वहां पे कौन से चट्टान पाए जाते हैं। पहला, उस चट्टानों की संरचना क्या है, यानी इग्नियस रॉक है, आग्नेय शैल है, अवसादी शैल है या कायांतरित शैल है, ये मैटर करता है उस नदी के बेसिन सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम को मालूम करने के लिए। फिर स्थलाकृति,
जो नदी जिस रास्ते से निकल रही है, क्या वो पहाड़ है, क्या वो पठार है, क्या वो मैदानी इलाका है, ये मैटर करता है। तीसरा होता है ढाल। हाँ, नदी बह रही है तो उसका ढाल कितना ज्यादा है या ढाल कितना कम है, ये मैटर करता है ड्रेनेज सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। और उसके साथ साथ बहते जल की मात्रा, यानी जब जो नदी बहती हुई जा रही है अपने साथ कितनी मात्रा में पानी को लेके आ रही है, समझ रहे हैं ना, अपनी मात्रा में कितनी पानी को लेकर आ रही है। जैसे मैं बात करूं गंगा नदी, ठीक है। अब गंगा नदी से मैं छोटी सी कोई नदी लेकर तुलना करता हूँ, लूनी नदी, जो राजस्थान से निकलते हुए आती है और वहां पे कच्छ के रण से पहले ही मिल जाती है दलदल में। तो एक गंगा नदी बहुत बड़ा रिवर सिस्टम हो गया, उसमें काफी छोटी बड़ी अनेक नदियां आती है, तो उसका जो बेसिन सिस्टम, जो उसका अपवाह तंत्र है, काफी बड़ा हो जाता है। उसमें गंगा नदी के यदि मेन नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी के मेन नदी में जितना पानी होगा और एक लूनी नदी के छोटी सी में कितना पानी, दोनों का सेम होगा? नहीं, दोनों का सेम नहीं होगा। तो मैटर करता है उसमें पानी की मात्रा कितनी है और फिर उसका बहाव की अवधि है, यानी बह रही है तो कहां से कहां तक उसकी लेंथ है, बहने में कितना टाइम लगता है, ये सब चीजें फैक्टर है, ये सब चीजें कारक हैं नदियों के अपवाह तंत्र को डिसाइड करने में। नदियों के अपवाह तंत्र को एक डिफाइन, एक वेल ऑर्गेनाइज डेफिनेशन या उसकी चीज को बताने में ये उसके फैक्टर होते हैं। आई होप आपको अपवाह तंत्र बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। मैंने इंडिया का मैप बनाया है और इंडिया के मैप में मैंने मोस्ट जितनी इसमें पार्ट में बनाया हूं, मैं उसमें आपको अपवाह तंत्र के बारे में समझाने की कोशिश किया हूं। जैसे एक मानसरोवर लेक है, तिब्बत में है, और यहाँ से एक सिंधु रिवर, ये है सिंधु, इंग्लिश में इसको इंडस बोलते हैं। ये है सतलज, इंग्लिश में इसको सतलज बोलती है, ब्रह्मपुत्र, अलग अलग जगह का अलग अलग इसका नाम होता है, मैं पढ़ाऊंगा। ये जो रिवर है ये मेन रिवर है, ये इस क्षेत्र की मेन रिवर है। कैसे इसमें सहायक नदी आ रही, कैसे इसमें सहायक नदी आ रही, ये गंगा रिवर सिस्टम अपना है, गंगा रिवर सिस्टम है, ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर है। और इसमें आने वाली इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। ये टोटल जो फॉर्मेशन इस वाले रेंज का हो रहा है, ये इसका अपवाह तंत्र हो गया, ये इसका अपवाह तंत्र हो गया, ये इसका अपवाह तंत्र हो गया, ये ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र हो गया। मैंने इसलिए आपको समझाने के यहाँ पे, समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक मैप को ड्रा किया हूँ, ठीक है। अपवाह तंत्र आपने समझा। अब बात करता है सर आप नदी पढ़ा रहे हैं, नदी का अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिवर इन आवर सोशल लाइफ, आज के हमारे सामाजिक जीवन में आखिर नदियों का क्या महत्व है, हम नदी नदी बार बार चिल्ला रहे हैं। जी हाँ, यदि आप थोड़ा सा भी हिस्ट्री के छात्र होंगे तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा दुनिया की सबसे पहली जो सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, या दजला एवं फरात की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, या चाइना की सभ्यता, ये जितनी भी सभ्यता की आप नाम सुनते हैं, जितनी भी सभ्यता है दुनिया में, जितनी भी सभ्यता का नाम सुनते हैं, वो जो भी सभ्यताएं हैं, यानी सभ्यता मीन्स क्या, लोगों का एक रहने का स्टाइल, चाल चलन, खान पान, उनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन, वही उसकी सभ्यता होती है। तो जितनी भी सभ्यताएं सुनते हैं, प्रत्येक सभ्यता के पीछे एक नदी जुड़ी होती है। नदी इसलिए जुड़ी होती है, जितनी भी सभ्यता आज तक पृथ्वी के इतिहास में फली फूली, वो किसी न किसी नदी के किनारे फली फूली। तो नदी का महत्व आप यहीं से समझ सकते हैं, बिना नदी के ना कोई फसल हो सकता है, ना कोई जानवर रह सकता है, ना ही इंसान रह सकता है बिना जल के, बिना पानी के। तो बिना जल और बिना पानी के हम नहीं रह सकते हैं। इससे हम आंकड़ा लगा सकते हैं, इससे हम तुलना कर सकते हैं नदी का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। यानी मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, यानी मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, और चाइना की सभ्यता वांगहो नदी के किनारे, दजला एवं फरात की सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के किनारे। ये जितने भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं आज तक बनी उन नदियों के किनारे ही बनी है। तो इतना महत्व है हमारे लाइफ में नदियों का। और आगे इसमें मैंने कुछ चीजें नोट डाउन किया है। भारत नदियों का देश है, जी हाँ, भारत नदियों का देश है। दुनिया में जितने भी देश हैं, अगर उन देशों से भारत की नदियों का तुलना किया जाए तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जितनी रिवर होनी चाहिए, हमारी इंडिया की अपेक्षाकृत बहुत कम नदी है, इसलिए भारत नदियों का देश है। आर्थिक विकास में योगदान, भारत जितना आज तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितने भी इसके आर्थिक विकास हुए हैं, आज ग्रोथ रेट 11 पॉइंट समथिंग % जो बढ़ रहा है पर ईयर, वो उसमें इनडायरेक्टली रूप से नदियों का काफी ज्यादा योगदान है। मैं पढ़ाऊंगा वो भी चीजें। फिर प्राचीन काल से जीविकोपार्जन का स्रोत रहा है, वही जो मैं बोला हूँ, प्राचीन काल से जितनी भी सभ्यता निकली है उनके जीवन का स्रोत मात्र नदियां ही थी, ठीक है। भारत में 400 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां, जी हाँ, भारत में 400 अप्रॉक्स 400 के आसपास छोटी बड़ी नदियां, जिसमें 23
23 बहुत बड़े नदी हैं, बहुत बड़े, कल्पना से भी ज़्यादा वो बड़े हैं, और 200 छोटे नदी बेसिन है। नदी बेसिन क्या होता है? वही रिवर बेसिन। एक रिवर बह रही है तो उसके आसपास जितने भी एरिया होते हैं, उसके आसपास एरिया में जहाँ तक उसका पानी फ्लो करके चला जाता है वही उसका बेसिन कहलाता है। जैसे आपके घर में बेसिन लगा होता है, वो पत्थर का होता है, उसमें आपका टैप लगा होता है, टूटी लगा होता है, उसमें आप जाते हैं तो मुंह ऐसे धोते हैं, वही बेसिन है। तो बेसिन इसलिए वहाँ पे उतना पूरा पानी भर जाता है। यदि आप नीचे बेसिन के अगर वहाँ पे जो होल को बंद करें तो पूरा बेसिन में पानी भर जाता है। तो वैसे ही नदी का पानी जहाँ तक भर जाता है तो वो उसका बेसिन कहलाता है। ठीक है, वही में लिखा है। आपने अपवाह तंत्र समझा, आपने नदियों का महत्व समझा, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी, आपने समझ लिया, ये काफी जरूरी थी, ये सब बेसिक कंसेप्ट है। अब आता है, अब हम नदियों के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, हम इंडियन है, इंडिया की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत में नदियों को उत्पत्ति के अनुसार, ओरिजिन के अकॉर्डिंग, भारत में नदियों को 2 प्रकार में बांट के अध्ययन किया जाता है। जो एनसीईआरटी का जो पैटर्न है, भारत सरकार की जो एनसीईआरटी है, उसके अकॉर्डिंग नदियों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और 2 पार्ट में नदियों को अलग अलग बांट के उनमें डिवाइड किया गया। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे हिमालय की नदियां, और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां, यानी वो नदियां जो हिमालय साइड से निकल, जैसे ये हिमालय साइड की नदियां हैं, ये हिमालय साइड की नदियां हैं, और एक है दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियां, ये भी हम पढ़ाएंगे, ये है दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। यानी इस रेंज से निकलने वाली नदियों का हम अध्ययन अलग पार्ट में करते हैं, क्योंकि इनकी जो इक्वलिटी होती है, इनकी जो समानता होती है, लगभग एक समान होती है। एक होता है हिमालय से निकलने वाली नदियों का अध्ययन, हिमालय से ये नदियां निकलती हैं, इनकी समानता लगभग एक समान होता है। इसलिए भूगोलवेत्ता इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिए, ताकि पढ़ने में, समझाने में, समझने में काफी आसानी हो, जटिलताएं ना हो। जटिलताएं नहीं होगी तो आसानी से कोई भी समझ लेगा, और इससे कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की बातें यहाँ से लागू होती है। इसलिए हमको नदियों को काफी सरलता से डिवाइड करके पढ़ना और सरलता से डिवाइड करके डेवलपमेंट का काम करना जरूरी हो जाता है। तो इसके दृष्टिकोण से हम नदियों को भारत में उत्पत्ति के अकॉर्डिंग 2 भागों में बांटते हैं, हिमालय की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। तो हम दोनों नदियों का अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं हिमालय की नदियां। चूंकि हम उत्तर भारत में रहते हैं, मोस्ट ऑफ जो भी नदियां स्टार्ट होती है उत्तर भारत से ही ज्यादा नदियां हैं, इनकी काफी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है, बेटर देन साउदर्न इंडियन। दक्षिण भारत की नदियों की तुलना में उत्तर भारत की नदियों का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए कहीं भी हम उत्तर भारत की नदियों से ही स्टार्ट करते हैं, हिमालय की से निकलने वाली नदियों का ही अध्ययन करते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का यहाँ पे दिया है। हिमालय से निकलने वाली 3 नदियां हैं जो बहुत बड़े ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती है, बहुत बड़े बेसिन, बहुत बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती है ये 3 नदियां। और ये 3 नदियां केवल भारत में ही नहीं है, ये तीनों नदियां इंटरनेशनल बॉर्डर अपनी पानी को शेयर करते हैं। इनकी जो तीनों नदियां हैं, ये तीनों दो से अधिक देशों में अपने पानी को बहाती हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और तीनों नदियों का जो बेसिन क्षेत्र है, कल्पना नहीं कर सकते इतना ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, सिंधु नदी तंत्र एक हमको हिमालय की नदियों में पढ़ना है, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम हिमालय नदी के तंत्र के बारे में कुछ जान जाते हैं, हिमालय की नदियों के बारे में कुछ जान जाते हैं। पहले हिमालय का उत्थान हुआ, पहले नदियों का उत्थान हुआ। जी हाँ, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व, हिमालय अभी नहीं बना था, तो हिमालय के ऊपर एक मानसरोवर लेक है, मानसरोवर झील है। यहाँ से सिंधु नदी, और यहाँ से सतलज नदी, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों नदियां पहले से निकल के बह रही थी। अब हिमालय भाई साहब का उत्थान हो रहा है। जब हिमालय का उत्थान होगा तो हिमालय तो एक ही दिन तो होगा नहीं, सुबह मूड बनाया, शाम को हिमालय निकल गया 6-7 किलोमीटर, ऐसे तो होता नहीं है। लाखों करोड़ों साल लगा उसको 1-1 सेंटीमीटर ऊपर निकलने में। नदी ऑलरेडी जिस स्थान पे बह रही है, और वहां से हिमालय धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में 1 सेंटीमीटर निकल रहा है, और नदी ऑलरेडी उस पर बह रही है। तो नदी उस हिमालय भाई साहब को काटती है, उसको काटती है, क्योंकि नदियों को काफी स्पीड ज्यादा था, गति ज्यादा थी। तो गति ज्यादा है तो कितना भी ताकतवर चट्टान एक ही रातों रात तो निकलेगा नहीं, स्टेप वाइज निकलेगा। तो उसको काट के अपना रास्ता बना ली है। जो मैं पढ़ा रहा था भारत की भूगोलिक संरचना में, मैंने बताया था सिंधु गार्ड जहाँ पे बनाती है, यहाँ पे दिहांग गार्ड बनाती है। वही गार्ड और वही खड्ड है, वही बड़े बड़े जो खाई हैं, ये नदियां उन हिमालय श्रेणियों को काटा है, शुरू से काटते आया, काट के बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण, जार्ज और खड्ड का निर्माण ये नदियां की है। ये चाहे सिंधु गार्ज, यहाँ पे दिहांग गार्ज। तो हिमालय से बनने से पहले ये जो मैं 3 नदी बता रहा हूँ, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, हिमालय के उत्थान से पहले इन नदियों का पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये पहले से इनका उत्थान हो चुका थी, नदियां बह रही थी, धीरे धीरे हिमालय भाई साहब निकल रहे थे, इनको काट रही थी। वही काट के यहाँ पे लगभग 6.5 किलोमीटर नीचे ये लोग गड्ढा बना दी, जिसको गार्ज बोलते हैं, सिंधु गार्ज, इसको दिहांग गार्ज बोलते हैं। आपको समझ में आया होगा।
हिमालय की उत्पत्ति पूर्व मानसरोवर झील के पास से सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। क्यों, समझ गए आप? गार्स का निर्माण करती है। गार्स क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। फिर हिमालय की नदियों में बेसिन बहुत बड़े बड़े होते हैं। हिमालय की नदियों के बेसिन इतने बड़े होते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे गंगा नदी का बेसिन तंत्र में लूँ तो गंगा नदी 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर करता है अपने पानी को। 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर में जितने करोड़ लोग रहते हैं उनके जीविका का एकमात्र स्रोतों में से एक स्रोत है गंगा नदी। गंगा नदी के पानी से लगभग 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है उपजाऊ मिट्टी प्रदान करता है, जिससे यहाँ के उपजाऊ मिट्टी की वजह से इंसान लोग यहाँ पे इजीली अपने लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं, जी पाते हैं। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं हिमालय नदियों का जो बेसिन है कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, उसी तरह सिंधु नदी का बेसिन है, हालांकि पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा है तो इसका बेसिन थोड़ा कम होता है। उसके बाद से ब्रह्मपुत्र नदी, इसका भी बेसिन बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गई ये बेसिन, हिमालय नदियों के बेसिन बहुत ज़्यादा है। बेसिन इसलिए ज़्यादा है ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और हिमालय आप जानते हैं काफ़ी ऊंचाई पे है, और हिमालय ऊंचाई पे है तो जो नदियाँ निकलेंगी तेजी से अपने ढाल की ओर बढ़ेंगी और तब तक अपने ढाल को कम नहीं करेंगी जब तक वो समुद्र की तल नहीं पा जाती। जब तक समुद्र का वो तल नहीं पाएंगे, जब तक समुद्र का तल नहीं पाएंगे तब तक बहते जाएंगी। इसलिए हिमालय की नदियाँ काफ़ी बड़ी हो जाती है, काफ़ी लंबी हो जाती है। और जब लंबी हो जाती हैं तो इनका जाहिर सी बात है इनका बेसिन सिस्टम, बेसिन तंत्र भी लंबा हो जाता है। इसलिए हिमालय नदियों का जो बेसिन होता है काफ़ी लंबा होता है। जैसे एग्जाम्पल में गंगा नदी का बेसिन तंत्र 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर होता है। आपको समझ में आया होगा। ये नदियाँ युवावस्था में है और निरंतर अपर्दन का कार्य करती हैं। ये नदियाँ युवावस्था में, युवावस्था में क्या, ये जो नदी है मानसरोवर से निकलने वाली सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदियाँ युवावस्था में इनके तुलना में अभी जो गंगा है, यमुना है और सिंधु, गंगा है, यमुना है, सतलज, ये जो सोन है, कोसी है, इन नदियों की तुलना में थोड़ी पुरानी नदियाँ, थोड़ी ये बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन ये नदियाँ अभी इतनी ज़्यादा ऊंचाई से निकलती हैं, इतनी ज़्यादा ऊंचाई से निकलती हैं। तो अभी हालांकि वो अभी क्या वो युवा अवस्था में है, और जो नदी युवा अवस्था में रहती है अभी हाल ही में उसका उत्थान हुआ है या अभी हो रहा है, वो नदियाँ अपर्दन का कार्य करती हैं, मिट्टियों को काटती है, पहाड़ों को काटती हैं। समझ गए? ऐसे कोई भी युवा रहता है तो उसमें काम करने की जो जोश होती है, क्षमता होती है, एक बुजुर्ग इंसान की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। उसी तरह जब नदियाँ युवा अवस्था में होती हैं तो अधिक से अधिक मिट्टी को काटती हैं, अधिक से अधिक पहाड़ों को काटने का काम करती हैं, क्योंकि वो युवा है और इसलिए काटने का कार्य करती हैं क्योंकि उनकी युवा है तो उनकी गति तेज है, स्पीड ज़्यादा है। जब स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड पे कितना भी मोटा चट्टान आ जाए, कितना भी मोटा मिट्टी आ जाए, उसको काट के अपने साथ ले जाके कहीं ना कहीं बिछा देंगी। तो इसलिए जो नदियाँ, ये हिमालय की जितनी भी नदियाँ हैं वो युवा अवस्था में है, अभी युवक हैं, अभी वो यूथ हैं, और यूथ है इसीलिए उनकी गति ज़्यादा है, ढाल ज़्यादा है, गति ज़्यादा है, गति ज़्यादा है तो अपर्दन का कार्य ज़्यादा होगा। जब अपर्दन का कार्य ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं जलोढ़ मृदा जाके बिछेंगी, जलोढ़ मृदा जाके बिछेंगी तो जलोढ़ मैदान का निर्माण होगा। तो ये है निरंतर अपर्दन कार्य हिमालय नदियों के बारे में। वर्ष भर जल से भरा रहता है हिमालय नदियाँ, जितनी हिमालय नदियाँ जहाँ से निकलती है वर्ष भर उसमें पानी भरा रहता है। क्यों भरा रहता है? हिमालय की लगभग जो ऊंचाई होती है लगभग 6 किलोमीटर, 6000 मीटर होता है, और 4 से 4.5-5 हजार मीटर पर यानी किलोमीटर पर आपका बर्फ जमने लगता है। फ्रीजिंग पॉइंट है वहाँ पे, आपका हिमांक बिंदु, वहाँ पे चीज़ें क्या बोलते हैं, जमने लगती है, फ्रीज होने लगती हैं। और उतने ऊपर जाहिर सी बात है आपका बर्फ की चट्टानें मिलेंगी जिनको हम ग्लेशियर बोलते हैं। और ग्लेशियर जब ऊपर मिलेंगी तो जब टेम्परेचर का जब डिफरेंस होगा, जब टेम्परेचर का अंतराल होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे। तो 6 महीना तो ऑलरेडी ग्लेशियर पिघलते हैं तब भी भरपूर पानी रहता है, 6 महीना बारिश होता है तब भी भरपूर पानी रहता है। यानी ये नदियाँ कभी खाली ही नहीं हुई, इनका बेसिन कभी सूखा ही नहीं। इनमें जब सूखा ही नहीं तो दबा के पानी रहेंगी, जब पानी दबा के रहेंगी तो जाहिर सी बात है सालों साल भरी रहेंगी, और जब सालों साल भरी रहेंगी तो इनको हम बोलेंगे सदा नीरा, हमेशा पानी भरा ही रहेगा, इसलिए इनको बोलते हैं सदा नीरा। ठीक है, एक तो युवा अवस्था में अपर्दन कार्य ज्यादा करती है, वर्ष भर पानी भरा रहता है। क्यों भरा रहता है? एक वर्षा के चलते, दूसरा ग्लेशियर के पिघलने के चलते, और तीसरा हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व इनका उत्थान हो चुका था, मानसरोवर झील से रिलेटेड मैंने पढ़ा दिया। सदा नीरा इसी कारण कहा जाता है। फिर नीचे है मैदानी क्षेत्र में नौकायन के लिए अनुकूल दशा है। और जब ये नदियाँ काफ़ी ऊंचाई से आती हैं, जब मैदान क्षेत्र में आती हैं, तो मैदानी क्षेत्र में आप जानते हैं उबड़ खाबड़ वाली संरचना स्थलाकृति नहीं होती है, एकदम स्लोप समान रहता, एकदम इक्वल रहता है। और जब इक्वल रहता है, नदी जब उसमें रहेगी वही पानी लबालब लेके भरी रहेगी तो नाव चलाना, पानी वाला जहाज चलाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो हमको एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाना हो, ट्रैफिक फंसा हो, तो यदि मेरे बगल में नदी है तो मैं उसका सहारा लेना ज़्यादा पसंद करूँगा, ज़्यादा प्रीफर करूँगा। तो उसके लिए नौकायन का डेवलपमेंट, नौकायन का जो अनुकूलतम विकास हो गया है, कहाँ पे? जो नदियाँ जो हमारे जलोढ़ मैदान में आई हैं, समतल मैदान में आके बहती हैं, वहाँ पे नौकायन के अनुकूल है।
पर्याप्त जरूर अवसादों का निक्षेपण करती है। वही बोल रहा हूँ, जब युवा रहेंगी अपने साथ मिट्टी को काट के लाएंगी, चट्टानों को काट के लाएंगी, तो कहीं ना कहीं अपने मुंह को, कहीं कहीं अपने पानी को किसी मुहाने पे ला के पटकेंगी, छोड़ेंगी। जब वहां पे छोड़ेंगी तो अवसाद की मिट्टी, अवसाद है जो मिट्टी है, सेडिमेंट्स, उनको ला के वहां पे छोड़ेंगी। जब वहां पे छोड़ेंगी तो वहां पे जरूर मैदान का निर्माण होगा। कहीं कहीं इसको डेल्टा बोलते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा। ये सब डेल्टाओं को मैं अध्ययन कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, यही होते हैं सब डेल्टा। ठीक है। पर्याप्त जोड़ अवसादों का निक्षेपण मतलब अपने साथ कितना जोड़ लेकर आती है, छोड़ देती है। फिर ढाल की न्यूनता के कारण विसर्पों का निर्माण प्रायः मार्ग बदलती रहती है। अब बताइए, अब कोई नदी हिमालय से निकला, भाई साहब ये निकले या हिमालय से, ब्रह्मपुत्रा भाई साहब हिमालय से निकले, एकदम सीना चौड़ा करके निकले। क्यों निकलेंगे? इनकी यहाँ से ढाल ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है। जब स्लोप ज्यादा है भाई, कितना भी अकड़ के कोई चलता है क्या बूढ़ा नहीं होता है? कभी ना कभी तो बूढ़ा होता है, उसकी भी तो औकात ठिकाने आती है। यहाँ से आते हैं बहुत कूदते हैं, यहाँ से आते हैं कूदते हुए आते हैं, फिर जैसे यहाँ पे आते हैं भूमि पा जाते हैं, समतल भूमि पा जाते हैं। इनकी ढाल कम हो जाती है। जब ढाल कम हो जाएगी तो इनका मुंह बट जाता है। आप इमेज में देख सकते हो, इनका मुंह बट जाता है। मुंह बट जाता है कहने का मतलब जो इनकी जो चलने की जो स्पीड थी कम हो जाती है। और जब स्पीड कम हो जाती है तो चारों इनका पानी इधर छटपटा इधर उधर भागने लगते हैं सब, इधर उधर चारों फैलने लगते हैं सब। उसी को बोलते हैं विसर्प करना। ठीक है, विसर्प करना। और विसर्प मोड़दार भी होता है। जैसे जब ऊपर से आती हैं तो काफी ढाल रहता है तो सीधी गति निकल जाती है, लेकिन जैसे जमीन पे आती हैं तो ढाल कम पाती हैं, तो जहां ढाल पाएंगे उसे सांप की तरह मुड़ते हुए, आप चित्र में देख रहे हैं सांप की तरह ऐसे मुड़ते हुए निकलते हैं। उसी को बोलते हैं विसर्प। कैसे सांप चलता है, अजगर या गेहूं, कोई भी सांप होता है ऐसे ऐसे विसर्प करके चलता है, ऐसे टेढ़ा, वही होता है विसर्प। वही नदियां विसर्प करते हुए आती हैं और फाइनली मार्ग बदलती जाती है और फिर रास्ता बदलती जाती है और जाके अपने मुहाने पे जाके पूरे पानी को छोड़ देती हैं और वहीं पे अवसादों को इकट्ठा कर देती है, जो डेल्टा बनता है। समझ गया? फिर कह मार्गों को बदलती है। मार्ग को इसलिए बदलती है, जब नदी यहाँ से चलेगी तो खाली तो चलेगी नहीं, कहेगी चलो भाई कुछ पत्थर ले लेते हैं, कुछ कंकड़ ले लेते हैं, कुछ छोटे छोटे अवसाद ले लेते हैं, सेडिमेंट लेते हैं, यहाँ से लेके आती है। जहाँ स्पीड यहाँ पे इतना तगड़ा रहता है, यहाँ पे इतना तगड़ा स्पीड रहता है, तेजी से आती है, भर भर करके आती है और यहीं पे आती है। और जहाँ पे इसकी स्पीड कम हुई, जहाँ पे ढलान कम हुआ, अब वहीं पे एक बैक ला के पूरा अवसाद एक में छोड़ देती है, भरभरा के छोड़ देती है। की बार जब भरभरा के छोड़ती है तो उसका रास्ता पूरा बाधित हो जाता है, रास्ता वहाँ पे रुक जाता है। और जब रास्ता रुक जाता है तो नदी क्या करती है, अपना रास्ता मोड़ देती है। जब नदी रास्ता मोड़ देती है तो उसका जाना था, उत्तर जाना था, पता चलिए पूरा घूम के किसी गाँव में घुस गई या बाढ़ ला दी उधर। जैसे आप सुनेंगे बिहार की जो एक शोक, जो बिहार की जो शोक जिस नदी को बोलते हैं, उस नदी को क्या बोलते हैं, कोसी नदी बोलते हैं। कोसी नदी क्या महाभारत श्रेणी से हिमालय से निकलती है, अपने सब दबा का अवसाद लाती है, निक्षेपण लाती है, सेडिमेंट लाती है और ला के क्या करती है, बिहार वाले जैसे समतल मैदान में आती है, किसी मुहाने पर ला के वो सब धड़ाक दे पटक देती है, पूरा मिट्टी ला के वहीं पे छोड़ देती है। जैसे छोड़ती है उसका धड़ाक दे रास्ता बदल जाता है। भाई लोग खटिया ला के सोए, खटिया पता चल सुबह पानी में दह रहा है, ऐसे ऐसे नजारा होता है, इसलिए उसको बिहार का शोक बोलते हैं। ये है नदियों का मार्ग इसलिए बदलते हैं। विसर्प क्या होता है, जब समतल मैदान में नदी आती है तो अपना ऐसे अपने शेप को बदलती चली जाती है, जो आपने फिगर में देखा शेप को बदलती है, तो वही विसर्प कहलाता है। अब मार्ग इसलिए बदलती है, ऊपर से आती है अवसाद को छोड़ देती है, रास्ता बदल देते हैं, दूसरे रास्ते घूम जाती है। आपने समझा? फिर ढाल की न्यूनता के कारण विसर्पों का निर्माण। ढाल कम होगा तो एकदम टेढ़वा इधर से जाना होगा उधर से जाएगी, अपना ढाल को कम करेगी और प्राय मार्ग बदलेगी, रास्ता बदलती जाएगी। और सिंचाई की ज्यादा संभावना है। अब ये बताइए, जहाँ पे नदियाँ काफी ऊंचाई से आ रही हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, ऊंचाई पे डैम बना दे रहा हूँ। अब ले डैम बना के मैं उसके पानी के रोक में जिधर मन कर उधर मैं नहर का विकास करके उधर उस पानी को भरभरा के मैं किसी भी खेत में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, जहां मन करूँ तहां मैं नहर बना के उस पानी को ले जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके जो पानी भर बहुत ज्यादा आ रहा है, वहीं पर मैं रोक के डैम बना लिया हूँ। डैम बना के बहुत काम कर रहा हूँ, भी बढ़ाऊंगा, तो वहां से निकल के मैं पानी की सिंचाई की व्यवस्था करा लूंगा। या समतल मैदान में आ जाए, समतल मैदान में उसके पानी को मैं रोक के सिंचाई की व्यवस्था करा लूंगा, नहर बनवा लूंगा, नहर से काम चल जाएगा। ये तो हिमालय नदियों का महत्व। एक बार देख लेते हैं, हमने अपवाह तंत्र पढ़ा क्या होता है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। जब कोई एक नदी अपने एक सिंपल रास्ते से जाती है, वो अपवाह कहलाता है। उस नदी में आने वाली जितनी भी सहायक नदियां हैं अपने पानी को लाकर मिला देती हैं, वो जितना भी सिस्टम उस एरिया का क्रिएट होता है उसे अपवाह तंत्र बोलते हैं। नदियों का महत्व हमने जाना प्राचीन काल से लेकर अब तक का, उसमें क्या क्या कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो नदियों के अपवाह तंत्र में वैल्यू करते ऊपर वाला में, वो भी हमने देखा। फिर हमारे भारत में कितनी नदियाँ, कितनी 200 छोटी बड़ी नदियाँ, 23 सबसे बड़ी नदी, उसके बारे में देखा। भारत में ओरिजिन के अकॉर्डिंग हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठारी की नदियाँ, दोनों का हमने अध्ययन किया, दोनों नदियों को हमने देख लिया। तो दोनों नदियों हमको सबसे पहले पढ़ना है हिमालय की नदियों के बारे में। हिमालय की नदियों के बारे में हमने देखा सिंधु नदी तंत्र पढ़ना है, गंगा नदी तंत्र पढ़ना है और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र पढ़ना है। तीनों नदी तंत्र को हमने इजी देख लिया। और फिर हमने हिमालय नदी की तुलना की। हिमालय
नदियों की जो तुलना है मैंने यहाँ पर बोल दिया। अब दक्षिण भारत की नदियों की जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पुनः हिमालय नदियों की तुलना कराऊंगा मैं, तो उस समय आपको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसको एक बार रिकॉल कर लें, ताकि मैं जब दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ूंगा तो IAS ECS अनेक एग्जामिनेशन में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर एंड द साउदर्न रिवर। दक्षिण भारत की नदी और हिमालयन नदियों में क्या अंतर है, तो ये हिमालयन रिवर का ये आप लिख सकते हैं स्पेसिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषता। और फिर मैं जब साउदर्न इंडियन की नदियों पढ़ाऊंगा तो उसकी विशेषता लिख सकते हैं। काम हो गया आपका मेंस में, खत्म। अब फैक्ट जो होता है तो फैक्ट तो कवर मैंने करा ही दिया। मैंने आने वाले टाइम में गंगा रिवर सिस्टम से किन किन राज्यों से बहती है, उनके दाहिने साइड से आने वाली, बाएं साइड से आने वाली, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन है, कौन कहाँ पे मिलती हैं, ये सब फैक्ट है। तो फैक्ट भी आने वाले लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये थे आपके अपवाद तंत्र का इंट्रोडक्शन काफी तगड़ा था। जैसे एंट्री होता है एक्टर का वैसे होना चाहिए, तो एंट्री तो काफी तगड़ा हुआ है। अब देखते हैं सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। जब ये तीनों नदी तंत्र खत्म हो जाएगा, काफी लंबा टॉपिक है, लेकिन यकीन मानिए इसे आप पूरा देखने के बाद आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। नदियों को तो एकदम गांठ बांध लीजिए, नदियों को कभी भूलेंगे ही नहीं। इतना ईजी मैं पढ़ाऊंगा, वही पिक का हेल्प लेके, जो जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। ये जैसे कंप्लीट होगा, साउदर्न इंडियन की मैं नदियों को पढ़ा दूंगा, वो जैसे कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाएगा। और आप पढ़ते रहिए, चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट, उम्मीद, आशा, आकांक्षा, व्हाट एवर यू अंडरस्टैंड, जो आपको समझ में आए वो समझ लीजिए। और वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। और उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टे पॉजिटिव, और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमेशा लगे रहिए। इसी बात पे